ध्यान दीजिए जरा। आज हम स्टडी करेंगे पहले सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन दियो सावर्ट लॉ एंड कूलॉम लॉ। हम लोगों ने दो तरह के लॉ स्टडी किए हुए हैं। कूलॉम लॉ हमको बताता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में बिटवीन टू चार्जेस। दियो सावर्ट लॉ हमको बताता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, वो हमको थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, ओके। तो हम लेते हैं सबसे पहले दियो सावर्ट लॉ एंड कूलॉम लॉ। एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने का मतलब मोशन ऑफ द चार्ज, और जब चार्ज मोशन में होता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। उस फील्ड का नाम बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। ओके। और एक स्टेशनरी चार्ज जो मोशन में नहीं है, कहीं खड़ा हुआ है बट चार्ज तो है, तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटी है, उसको जानेंगे। तो पहले हम लेते हैं सिमिलरिटी किसकी, दियो सावर्ट लॉ की और कूलॉम लॉ की। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ लॉन्ग रेंज फील्ड। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लॉन्ग रेंज फील्ड होता है, जो कि इसको फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। आपने पढ़ा हुआ है, कल निकाला था हमने, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस के। ठीक है, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस तक ये काम करता रहता है। ओके। इसी तरह से कूलॉम लॉ भी क्या होता है, हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, तो उसको फॉलो करता है। तो ये भी लॉन्ग रेंज फील्ड है, तो ये भी बहुत दूर तक काम करता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत दूर तक काम करता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। In this magnetic field is a long range field because it follows inverse square law. Same thing here. Electric field is a long range field because follows inverse square law. तो दोनों inverse square law को follow करते हैं, याद रखिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के लिए भी है हमारी। ठीक, अब नेक्स्ट सिमिलरिटी देखिए। Here प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई। मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होता है। वहां हमने देखा था कि एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और उसके चारों तरफ एक चार्ज Q2, Q3, Q4, और उन सबके कारण हम फोर्स निकालते थे, तो हम सबको क्या करते थे, ऐड। उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में भी हम हर अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उन सबको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड। और ऐड करना ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, ठीक है भाई। तो अभी हमने एक प्रिंसिपल लिख दिया कि दियो सावर्ट लॉ किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और आपका कूलॉम लॉ भी किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके न्यूमेरिकल आपने बनाए हुए वहां पर, इसके भी बनाकर देखेंगे। इसके बाद हमारा जो दियो सावर्ट लॉ है वो किस सोर्स के बेसिस पर क्रिएट होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है और सोर्स आइडियल। आइडियल क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है, कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, क्योंकि लाइन होता है। इधर क्या है भाई, सोर्स और सोर्स DQ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियर, तो वहां पर जो DQ रहता है वो लीनियर रहता है, और यहाँ पर जो DL रहता है वो लीनियर रहता है, और दोनों इसमें करंट एलिमेंट सोर्स है और वहां पर क्या है, सोर्स चार्ज है। ये सिमिलरिटी होगी दोनों की। अब डिसिमिलरिटी देखिए थोड़ा सा इनकी। ये पहले डिसिमिलरिटी क्या कह रही है हमसे, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेक्टर सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, आंसर है करंट एलिमेंट बनाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बट करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है, हाँ। तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर होता है और ये कैसा होता है, स्केलर। तो ये क्या होगी, चार्ज स्केलर है और आइडियल क्या है, वेक्टर है। इसको हमने क्या नाम दिया है, करंट एलिमेंट। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर। ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ, इसमें मैं करके लूंगा इसको एक बार फिर से, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं भी बता देना चाहता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होता है आपका कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और ये आपका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, और यहाँ पर आपका पॉइंट P है।
और करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, और मान लीजिए ये करंट एलिमेंट है आई है। ओके, तो इसके कुछ रूल मैंने आपको बताया हुए लिखा, राइट हैंड कर्व रूल। उसमें हम क्या करते थे, ये राइट हैंड हमने लिया, तो राइट हैंड में सबसे पहले हमने किसको देखना है, डीएल को। डीएल की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। तो ये हमारा डीएल करंट की डायरेक्शन में, बट हमारा पोजीशन वेक्टर कहाँ है, यहाँ, तो ये पोजीशन वेक्टर को शो करता है। तो ये ऐसे घुमाया, तो देखिए ये डीएल हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, तो दिस वेक्टर मल्टीप्लाई दिस वेक्टर, तो ये प्लेन में आ गए। तो इन दोनों वेक्टर का जो 90 डिग्री पर वो वेक्टर बन रहा है उसका नाम क्या है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन ऑर्डिनरी कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द कंटेनिंग डीएल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ऑर्डिनरी कैसी होती है, नॉर्मल। बट कहां लिखा है इसमें, ओके, इसमें डायरेक्शन कैसी होती है, तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ था, एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, पहले बता रहा हूं, अभी इसी वीडियो में देखना भी आप। ये एक चार्ज है हमारे पास क्यू, इससे r डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अलोंग दी रेडियस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री नहीं होता है, अलोंग दी पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ चार्ज है, और सोर्स ऑफ चार्ज से पॉइंट P की पोजीशन क्या है, r वेक्टर। तो ये जो E वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अलोंग दी r वेक्टर होगी। ठीक है, ये तो वही चीज याद रखी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन along the displacement vector, displacement vector मतलब ये r, joining the source and observation point, जो भी आपका observation point है। ठीक है भाई, तो ये इसमें क्या होगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री रहता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड along भी रहता है। इसमें देखिए अगला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन साइन थीटा। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा इस तरह से, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, और ये इसका डीएल है। डीएल क्या होता है, एक छोटा सा एलिमेंट होता है, और बियो-सावर्ट लॉ उसी एलिमेंट के बारे में हमको बताता है, और उसकी लेंथ हमने कितनी वाली होगा, डीएल। अब इस डीएल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जो इस डीएल के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री। अब इसी डीएल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P, जो इसके साथ एंगल 60 बनाता है। ये एंगल, ये लेंथ सेम है, ये एंगल आपका 40, और ये एंगल यहाँ पर लाइन में है, ये एंगल है 0। लेकिन डिस्टेंस देखिए 5 5 5 5, हर टाइम हमने कितनी डिस्टेंस है, ये 5, लेंथ भी वही है डीएल की फिक्स, और करंट भी हमने फ्लो कराई 10 एम्पियर की, तो हम करंट चेंज नहीं कर रहे, पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं कर रहे, लेंथ चेंज नहीं कर रहे, फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आता है, यहाँ पर कुछ आता है, यहाँ पर कुछ आता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो अलग अलग लोकेशन पर थीटा चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक इसी तरह की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसका नाम क्या होता है, थीटा, एंगल। और वो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने क्या बताया था, साइन थीटा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, साइन थीटा। अब उसको देखिए, ये पॉइंट चार्ज है, अब ये जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसका आपको डायग्राम याद भी होगा, इस तरह से होता है। अब आपने इस पॉइंट पर ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस 5 5 5 5 सब जगह 5 है। इस सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा, मान लो 10, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 10। अब इतनी डिस्टेंस पर सोर्स चार्ज पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा 10, इतनी डिस्टेंस पर यहां देखा 10, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है सेम है। तो वहां पर हम एक गाउसियन सर्किट बनाते थे, और ये हमको बताती थी कि गाउसियन सर्किट में इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ आप एक गाउसियन सर्किट क्रिएट कर सकते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गाउसियन सर्किट होगी उससे सिमेट्री होगी, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है सेम। तो आर डिस्टेंस पर अगर आपने एक पॉइंट चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो इतनी डिस्टेंस पर आपने एक आर्क खींचा ऐसे, लाइक दिस, एंगल चेंज हुआ लेकिन हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, आंसर है चार्ज पर डिपेंड करता है कि चार्ज की ताकत कितनी है। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है उसकी डिस्टेंस कितनी है।
और हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, सोर्स पर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारी हो गई बियो-सावर्ट लॉ और कूलॉम लॉ की सिमिलरिटी एंड क्लियर है। अब कुछ और फीचर जो प्रीवियस लेक्चर में रह गए थे उसको मैं आज कराता हूँ, देखिए उसको मैं हम लोग स्टडी कर रहे थे बियो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ या बियो-सावर्ट लॉ एक ही चीज है। ओके, तो इसका हमने फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ था कल, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हम जानते हैं dV ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उसके बाद डायरेक्शन भी होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ बियो-सावर्ट लॉ। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा dV वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I क्या है, स्केलर क्वांटिटी, dl क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और नीचे क्या आ गया आपका r स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा r कैप किस बात की निशानी है कि ये कौन से फॉर्म में लिखा है वेक्टर, और r कैप क्या कहलाता है आपका यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो फुल वेक्टर की डायरेक्शन है। कौन से फुल वेक्टर, ये dv की। अब जरा देखिए r वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यूनिट वेक्टर का फुल वेक्टर r वेक्टर का मॉड, मॉड का मतलब r, समझ गए। तो हमें इस वैल्यू के फॉर्मूला नोट है, तो देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कौन सा मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे r वेक्टर, और अपन में क्या जाएगा R3। तो हम डायरेक्टली याद रखते हैं ये वाला फॉर्मूला, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बियो-सावर्ट लॉ। अब क्लास 11th में हम लोगों ने कुछ वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक हमें जाने थे क्रॉस प्रोडक्ट के, आपने वहां ये देखा हुआ था, देखिए जरा कि I क्रॉस J क्या देता है हमको, K है। अब इसके लिए हमने रूल बनाए हुए थे, राइट हैंड कर्व रूल, दिस इज I कैप, दिस इज J कैप, ये क्या बताएगा K कैप। तो अब मैंने आपको एक इस तरह से दिया, ये I कैप है और मैंने आपको बताया कि ये कैप है, तो आपसे पूछा जा रहा है K कैप की डायरेक्शन बताइए, K कैप की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए मैंने सेट किया I कैप और J ऊपर है नीचे, ये ऊपर, तो ये टर्न किया तो ये अंगूठा आपको क्या बता देगा, किसकी डायरेक्शन K की, तो K की डायरेक्शन कैसी होगी आउट पर, और वो क्या होता है K, क्योंकि ये जो K है एक यूनिट वेक्टर है और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर उपस्थित है, कौन से I कैप और J कैप। तो हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्मल, नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मूला में क्या आता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, समझ गए ना। अच्छा, तो अब बार बार हम ऐसे ऐसे नहीं करते, इसमें इधर सेट नहीं करते, तो हमने इसके लिए एक रूल बनाया हुआ था वहां पर, ये साइक्लिक ऑर्डर वाला। इसमें क्या होता है, ये I कैप होता है बेटा, ये J कैप होता है आपका, और ये क्या होता है बेटा D कैप, और इस तरह से हम उसमें टर्न करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे I क्रॉस J क्या मिलेगा K, J क्रॉस K क्या मिलेगा I, K क्रॉस I क्या मिलेगा, उल्टा चलोगे क्लॉकवाइज, ये आपको पता है, ये आपको आना चाहिए वेक्टर की कैलकुलेशन में। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोगों ने एक तो रूल मैंने आपको बताया, वो रूल देखिए पहले अप्लाई करके देखते हैं, राइट हैंड कर्व रूल फॉर द डायरेक्शन, और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का फर्स्ट रूल हमने देखा, वो क्लास 11 के बेसिस पर राइट हैंड
कर्व रूल। राइट हैंड कर्व रूल में हमको ये देखना है अपना राइट हैंड। अब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है और उस लेंथ का नाम दे दिया हमने डीएम, आई डीएम। और हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, वो तो हम निकाल ही लेंगे उसको आगे से, बट उसकी डायरेक्शन को निकालिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमारे फॉर्मूले में पहले क्या आता है बेटा, डीएम। तो हमको ये कौन है, डीएम, ये पाल माप की क्या कराएंगे, डीएम। ये कौन है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पहले आपको किसको सेट करना है, पाल को सेट करना है, उसके बाद किसको मोड़ना है, कोरियो को मोड़ना है, उसके बाद अंगूठा आपको बता देगा इसकी डायरेक्शन कैसे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, करंट कैसे फ्लो हो रही है, वही डीएम की डायरेक्शन है। तो ये सेट किया, ये डीएम, बट कहाँ निकालना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आपको इस डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर आता है, कोई पॉइंट आपने यहाँ पर, तो हम इसको मोड़ नहीं पाएंगे, तो हमको इसको टर्न करना पड़ेगा। अब ये डीएल हो गया और ये मल्टीप्लाई पोजीशन वेक्टर आ वेक्टर, तो उठने डायरेक्शन कैसे बताइए, ठीक है। और अगर करंट नीचे जा रही होगी तो हम क्या करते, नीचे हाथ उल्टा ऐसे एक हाथ सर ऐसे हो जाता ना। तो ये इनवर्ट और आउटवर्ट, इसके लिए आपको पहले तो एक चीज याद रखनी है, हम सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम वर्डों में नहीं लिखना चाहते हैं मटेरियल लैंग्वेज में, तो उसको सिंपल करना चाहते हैं। तो हमने एक सिंबल बना के रखा हुआ है इस तरह से, ये एक एरो है, ठीक है भाई। अब इस एरो का लॉक आता है आपकी तरफ, तो आप उसको क्या बोलोगे, डॉट। और अगर आपको क्रॉस नजर आता है इनसाइड, ठीक है, तो आप क्रॉस बोलोगे इसको। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। डन। अब आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाया इस मेथड को, देखिए ये डीएल, ये आर, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर। अब आप अंदर तो डायरेक्शन नहीं बना सकते, तो आप यहाँ पर क्या बना देंगे, अंदर के लिए क्रॉस, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, डॉट। यस, एक बार गलत लगा दिया, फिर से देखिए, ये करंट करने जा रही है नीचे, तो हमने ये सेट किया करंट डायरेक्शन में, ये क्या है, बाहर की तरफ, और बाहर के लिए क्या लगाते हैं, तो लगाना आ गया आपको। अब ये वाला यूज तो हम करेंगे, बट इसको हम थोड़ा कम यूज करते हैं। इसके अलावा हम एक रूल और यूज करेंगे इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड पाल्म रूल। सेकंड देखिए, राइट हैंड पाल्म रूल। अब राइट हैंड पाल्म रूल में आप अपना राइट हैंड यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें राइट हैंड में आपको क्या करना है, ये जो आपका थंब है, अंगूठा, ये आपको सेट करना है करंट की डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में। और ये जो फिंगर है आपका, ये पूरा राइट हैंड जो है, इसको उस लोकेशन पर मानना है, यहाँ आपको मैग्नेटिक निकालना है। तब मैग्नेटिक डायरेक्शन इनवर्ट या फिर कैसी होगी, आउटवर्ड। पाल्म के इनवर्ट होगी या फिर आउटवर्ड। तो चलो इसको उपयोग करके देख लेते हैं और ध्यान से देखना। ये हमने सेट किया, ये करंट की डायरेक्शन में, और ये उंगलियां उस पॉइंट पर हमारी मैग्नेटिक निकालना है। तो पाल्म कहाँ दिखा रही है, अंदर या बाहर, तो अंदर के लिए क्या लगता है, अगर उल्टा होता तो देखो, तो ये आता है कि वो आसान है, वो करेंगे ज्यादा, तो हम इसका यूज करेंगे। तो जो आसान होता है उसका हम यूज करेंगे। आप देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर अच्छा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जस्ट अभी याद आ गई, देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये पॉइंट पी है और ये आपका डीएल है, क्या है, डीएल, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है 10, कितना, ये लेंथ मैंने ले ली, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है 10 ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कितना है, अब कितना है, अब कितना है, और अब कितना है, हाँ, तो ये भी याद रखना है। जब एंगल ये आपका डीएल है और इस डीएल के साथ आपका पोजीशन वेक्टर भी है, चेंज हुआ, अभी चेंज नहीं हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ये डीएल तो अपनी जगह पे खड़ा है और ये ऐसे घूम रहा है,
तो अभी जो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, ये बात याद रखना है। अब सुनिए, इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने 90 डिग्री देखा तो करंट ऊपर जा रही है, तो आपका रूल क्या कहता है, करंट डायरेक्शन कैसे होगी देखिए। तो यहाँ 90 डिग्री डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, तो अब ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, यस, तब ये हुआ था। देखो इस समय ये डीएल है बेटा, और ये आपका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो एंगल हम देखते हैं, ये साइन थीटा वाला, ये एंगल होता है डीएल वेक्टर बिटवीन पोजीशन वेक्टर। तो इस समय आपका डीएल फिक्स है, लेकिन आपका पोजीशन वेक्टर इसके साथ एंगल चेंज करा देते, कराएंगे। लेकिन अभी अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो कोई एंगल चेंज नहीं। डन, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, अब देखिए जरा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बना बेटा, यहां बना, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो हम इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल। अब देखिए, ये करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक डायरेक्शन अंदर, तो यहाँ से सर्कल अंदर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे, तो ये इसके चारों तरफ क्या बन गया, एक लूप बन गया। और ये लूप जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के नॉर्मल है या पैरेलल है, नॉर्मल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल टू दी कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर एक कैसा है, नॉर्मल। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो, ये जो प्लेन बन रहा है सर्कुलर प्लेन, ये सर्कुलर प्लेन कैसा है, इस कंडक्टर के नॉर्मल। अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो होता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता कि अंदर जाता, तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। तो ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये किसकी डायरेक्शन है, तो करंट जब नीचे आती है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा एक कंडक्टर के चारों तरफ, और करंट जब ऊपर जाती है तो ऐसे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन। ओके, तो ये इसके बारे में हो गया। अब इसमें नई तरह की चीजें और देखिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर देखिए, और ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेम में यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमको पता है म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10 टू पावर 9, और हमको चाहिए म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये चाहिए। ठीक है, तो म्यू जीरो की वैल्यू देखो कितनी, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, तो कितना आएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10 टू पावर -7 को भी नीचे ले जाइए, तो 10 टू पावर कितना हो गया, 16, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर, और 3 इंटू 10 टू पावर 8 इसका कांस्टेंट है, लाइट कांस्टेंट है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ क्या आ गया, और यहाँ क्या चल रहा है, इसको इन्वर्ट कर लीजिए, इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो इन्वर्ट किया और यहाँ से स्क्वायर हटाया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। बोलिए, इधर ध्यान दीजिए, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये इस पूरी की वैल्यू कितनी है, हाँ सर, वो तो सर हाँ, तो एप्सिलॉन को मैं उधर ले गया, नहीं सर, 4 पाई, क्या 4 पाई, अरे भाई इसको इधर ले गया, इसको नीचे ले गया बस, और एप्सिलॉन की वैल्यू है, ठीक है भाई। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया। एप्सिलॉन को म्यू नॉट क्या बोलते हैं, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये परमिटिविटी को डिनोट करती है और ये परमिएबिलिटी, क्लियर है। ओके, अगर आप इन दोनों की वैल्यू रख दोगे तो आप ये प्रूफ कर सकते हो, और इन दोनों की वैल्यू रख के आप सीख कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। स्पीड ऑफ लाइट। ओके, समझ गए भाई। अब बियो-सावर्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं पूरा। बियो-सावर्ट लॉ क्या होता है, उसका कैलकुलेशन हमने देखा, उसका फॉर्मूला हमने देखा, वो उसके बनाने का तरीका हमने देखा, यूनिट देखा, सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। अब हम बियो-सावर्ट लॉ का यूज करके कुछ एप्लीकेशन करेंगे। उनमें से सबसे फेमस एप्लीकेशन मैं आपको पहला करा रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। दोस्तों देखिए जरा कैसे करेंगे। तो पहली डेरिवेशन करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ। और ये काफी फेमस एप्लीकेशन है, इसके हमको करने हैं और ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए पहले हम करने वाले हैं। तो पहली डेरिवेशन देखेंगे आप लोग, तो पहले आसान सी लेंगे क्योंकि आज टाइम होता ही हम लोगों के पास। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब देखिए ये शब्द काफी बड़ा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है भाई, टाइम बचाने के लिए। ओके, अब जरा आपको इधर ध्यान दीजिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। इधर देखिए भाई, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, लाइक दिस। देखिए भैया ध्यान दें। अब इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रही है आई, इस तरह से। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका शेप कैसा होगा। तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इसको जरा ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग है। बताए भाई, इधर देखिए जरा ध्यान से। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अभी हमने जो बियो-सावर्ट लॉ बनाया है वो किसके लिए बनाया है, लाइन के लिए बनाया है। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, जिसको डीएल बोलेंगे। इधर देख लो भाई, क्या बोलेंगे, डीएल। और वो एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है बेटा, ऊपर की तरफ। अब आपने रूल लगाया, या आप तो राइट हैंड पाम रूल लगा दीजिए या राइट हैंड कर्व रूल लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू कर्व रूल ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे गया, ऐसे अंदर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और यहां से बाहर निकल कर आएगा। ध्यान से देखना। इसके बाद हाँ एक चीज और, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक ही लूप नहीं बनता है, बहुत सारे लूप बनते हैं। ठीक है, तो एक लूप ये बना। सर ये डायरेक्शन कैसे बताई थी, थोड़ा बताइए। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका ये छोटा सा हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप किसी भी लेंथ को बनाना चाहते हैं वो लेंथ तो लाइन से ही बनी होगी। तो भले ये सर्कल हो, लेकिन अगर आप छोटी सी लेंथ देखोगे तो वो आपको लाइन ही दिखेगा। आप बड़ा लेंथ लोगे तो वो कर्व बन जाएगा। हमको बड़ा लेंथ नहीं, हमको छोटे छोटे हिस्से देखने होंगे। तो ये छोटा सा हिस्सा देखा आपने, ये कहता है सीधा। अगर ये सीधा है तो ये करंट की डायरेक्शन लाइक दिस, सर्कुलर कॉइल की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये ऐसे बना, अंदर गया यहाँ से बाहर आया। अच्छा फिर देखिए, ये ऐसे, ये देखिए। तो अब इस सब में मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, वहां से बाहर जा रहा है। अच्छा अब इधर आइए, अब ये लाइन ऐसे जा रही है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ये सेट किया लाइक दिस। तो ये अंदर ऐसे गया मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे बाहर आया। तो ये ऐसे गया, ये बाहर आया, ये ऐसे गया, ये बाहर आया, ये ऐसे गया और ये बाहर आया, ये ऐसे गया और ये बाहर आया। कहाँ पहुंच गए, सेंटर पर। हमको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अब यहाँ पर करंट कैसे आ रही है बेटा, नीचे की तरफ। तो इधर देखिए, ये गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आया, देखना है ध्यान से। तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ये गया, ये बाहर आया, ये गया और यहाँ पे बाहर आया।
राइट। अब यहाँ पर करंट कैसे जा रही है, ऐसे, लाइक दिस। तो ये अंदर है। ओके, अब आप इस लोकेशन को फोकस करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, यहाँ से आया, सही है सर, ऊपर से आया, तो हर जगह यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लोकेशन पर आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कैसा है, आउटसाइड। कैसा दिख रहा है आपको, आउटसाइड। और यहाँ पर वही हमको निकालना है, लेकिन शेप आपको समझ में आई कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटसाइड एट सेंटर। तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, आउटसाइड एट सेंटर। ओके, इनसाइड भी हो सकता है अगर आप करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दोगे तो ये कैसा दिखेगा, अंदर की तरफ। तो इसका जो शेप आपको नजर आता है, ऐसा शेप कभी आपने देखा है कहीं, चूड़ियां लेने गए हो मॉल के लिए तो मार्केट में चूड़ियां मिलती हैं, कर्ण अर्जुन की मूवी तो देखी होगी ना, कर्ण अर्जुन में वो चूड़ियां लेने जाते हैं, तो वो चूड़ियां कैसे, चूड़ियों को रस्सी में डाला और गांठ लगा दी, तो गांठ लगाने के बाद जो शेप आपको नजर आता है वही शेप बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, एक सर्कुलर। तो वो जो रस्सी उसके अंदर डली है वो क्या है, सर्कुलर कॉइल, और वो जो चूड़ियां है वो क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। डन। अच्छा, ये आपको समझ में आया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो अब इसकी डेरिवेशन देखिए। तो इसकी डेरिवेशन हम बनाएंगे लाइक दिस। ओके, चलो कहीं से करंट फ्लो कराने के लिए रास्ता दे देते हैं। यहाँ से करंट जाएगी और यहाँ से क्या होगी बेटा, रिटर्न बैक हो जाएगी। ओके, अब ये करंट इंटर की ऐसे क्या होगी, बाल, ठीक है भाई। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिए बेटा, बात कर दीजिए, ये करंट कैसे है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, बाद में उसी रूट से जैसे निकालेंगे, ठीक है। एनीवे, ये सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हमने कितना मान लिया, आर, और इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट। अब इस करंट का हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तरीका हमारे पास एक ही है, बियो-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट कितना होता है, dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IdL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और वो dl आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, छोटा कर लिया, IdL, दिस इज करंट एलिमेंट, ठीक है बेटा। और आप जानते हैं ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ओके, अब इधर आइए, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी थीटा की वैल्यू हमको कितना है, 90। ऐसे देखिए भाई, यहाँ पर थीटा कितना है, हाफ सर्कल के लिए थीटा कितना होता है, 90। तो ये 90, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर आती, तो साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो ये आइडिया अपॉन आर स्क्वायर डीवी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आया ड्यू टू एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम है एबी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल। बट हमको तो पूरी कॉइल के कारण चाहिए, तो ऐसे जितने भी डीएल, मैंने आपको फिगर सेक्शन में बताया था कि बियो-सावर्ट लॉ आपको एक एलिमेंट के कारण किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड देता है। बट अगर हम पूरी जो शेप है उसकी कारण निकालना चाहते हैं, तो जितने भी डीएल है सबको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो भाई जितने भी डीएल है, इसमें ये वाला डीएल, ये डीएल, सबको क्या कर दीजिए, ऐड। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इधर डाल दीजिए। इधर देखिए, टोटल के लिए क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन इसका डीवी का, ठीक है। अब डीवी की वैल्यू आपको पता है, V0/4πIdL अपॉन आर स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, V0/4π कांस्टेंट है, करंट हम चेंज नहीं कर रहे हैं और रेडियस हमने फिक्स करके रखा हुआ है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। डीएल क्या है, एक करंट एलिमेंट की लेंथ, और
इंटीग्रेशन क्या है, जितने भी करंट एलिमेंट है सबका सम, और सबका सम एक पर्टिकुलर लेंथ बनी, और वो लेंथ टाइम में हमारी सर्कल में, और सर्कल की लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्किल टाइम, उस कितनी होती है 2πr। तो उसके स्थान पर क्या रहेगा, इधर देखो बेटा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, पूरा कैंसिलेशन होने के बाद आसान का फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इस आर थ्री में आता जाएगा, और यूनिट क्या होता है बेटा, टेस्ला। अब इधर ध्यान दीजिए इसकी डायरेक्शन, वहां पर करंट कैसे फ्लो करेगी बेटे, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कैसी आएगी बेटा, इसमें कैसे फ्लो हो रही है, उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, इनसाइड, इनसाइड, तो इनसाइड का सिंबल देखो ना होगी, समझ आ गई। शॉर्ट ट्रिक क्या रखोगे, अगर एक बार आप ऐसे बना के एक बार समझ लोगे, इसकी डायरेक्शन कहती है आउटसाइड, जब करंट कैसे फ्लो होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आउटसाइड, क्लॉकवाइज होगी तो ये दिखा रहा है आपको, ये देखो लाइक दिस, ये दिखा रहा है, क्लियर है। अब इसके बेसिस पर थोड़े से पीछे और 2 मिनट का टाइम और दीजिए, उसको और देखिए जरा, इसको मैं आप कर रहा हूँ। इधर देखिए, अगर ये सर्कल हमारा फुल सर्कल ना होकर हाफ सर्कल आ गया तो क्या करोगे, तो देखिए ठीक है, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये करंट फ्लो होगा, तो फुल सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आपके कारण कितना, आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया। अच्छा, अब मान लो ये 1/4 हिस्सा हमको मिल रहा है इसका, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमको मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल के कारण कितना होता है, 1/4 के लिए कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1/4 हिस्सा मिल रहा है ना एक पूरे सर्कल का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, अगर आपको आर्क दे दिया, फॉर आर्क, एफ लाइक दिस, और ये आपका बहुत छोटा छोटा एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका कितना है, थीटा, ये आर है, और ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या बन गया आर। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो मेन फॉर्मूला ये लिखा है, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितना एंगल बनता है, 360, और हमको किसके लिए निकालना है, थीटा के लिए, तो हम क्या कर देंगे 360 थीटा डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपका क्या बन गया, तो अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको कोई भी एंगल दिया है, वो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, शॉर्ट में किसी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो बियो-सावर्ट लॉ के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन हमने अभी स्टडी किया, इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की एप्लीकेशन